नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 24 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में पॉलिटी का टर्न होता है और इसमें हम कार्यपालिका का डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट है। आपका डेली प्रैक्टिस आपकी होती है, इसका फ्री टेस्ट होता है, आप उसको दीजिए। और ऐसा इसमें डिस्कशन होता है कि कोई भी एग्जाम आप पीसीएस का दे रहे हैं या कोई दे रहे हैं तो आप डेली डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से कौन सी बात है जो बजट के नियंत्रण से संबंध में सही नहीं है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ये दिया हुआ है। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, सोचकर इसका उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ये गलत है। समेकित निधि या संचित निधि पर प्रभारित जो व्यय है, अनुच्छेद 112(3) के तहत संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल उस पर चर्चा की जा सकती है। यानी कि प्रभावित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सरल प्रश्न और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक के रूप में के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और 111 में विधेयकों की अनुमति की बात की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 अनुच्छेद जो जिनसे रिलेटेड है वो दिया गया है। भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा इस पर नियंत्रण होता है किसका, बताइए किसका नियंत्रण होता है। इनका तीनों का तो नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर तो डी होगा। सोचते रहिए क्या होता है। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 266 कहता है कि भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस पर सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा किए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि से मिलकर बनती है। बात समझ में आ रही है। और ये संसद के नियंत्रण में होती है। मैं वहां पे लिखने जा रहा था, फिर मैंने नहीं लिखा कि सोचिए थोड़ी देर। इनसे ये बनती है और नियंत्रण किसका होता है, संसद का। संचित निधि से कोई धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान नहीं कर देती है। जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है तभी निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अगर पूछा जाता आहूत कौन करता है तो राष्ट्रपति वाले सेशन में हमने किया था। आप इसको डेली देखिए, आपका कोई भी पेपर है आप बहुत अच्छे से करेंगे। ये डेली का प्रैक्टिस है, रोज 8 बजे आपके सामने आता है। तो आप इसको डेली देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए और इसको फैला दीजिए चारों तरफ, जिससे कि आपकी और आपके चाहने वालों की तैयारी हो जाए। तो अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। और आहूत कौन करता है अगर पूछा जाए तो वो करता है प्रेसिडेंट, हमारा जो राष्ट्रपति है वो करता है। संविधान के अनुच्छेद 118(4) में दिया गया है कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर ये अनुपस्थित रहेगा तो राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो दिए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो करेगा। और यदि वो भी अनुपस्थित रहता है तब कौन करेगा, तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। जो भी तय किया जाएगा कि इनको बनाया जाना चाहिए तो वो होगा। नेक्स्ट, ये स्क्रीन आपको कैसी लगती है बताइएगा। पहले लोगों की शिकायत थी कि ये बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है देखने में। ये कूल स्क्रीन है, ग्रीन कलर जो कूल होता है। अगर कोई विधेयक, धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, जो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो इसको रोक सकती है केवल वो 14 दिनों तक।
संविधान के अनुच्छेद 109(1) याद करिए इसी समय 109(1) के अनुसार 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है। अधिकतम 14 दिनों तक वो रोक सकती है, उसके बाद में वो क्या होगा, स्वतः वो पास हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। अध्यक्ष अपने सदन का बिल्कुल मालिक होता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? तो इस घटना को कहते हैं बैठ जाना, सिट डाउन। जब चाहे किसी को बोलने का अधिकार दे और जब चाहे किसी को वो बोलने का अधिकार ना दे, बंद कर दे, रोक दे, तो इसको कहते हैं बैठ जाना, है ना। सदन के एक सदस्य द्वारा भागीदारी, जिसे उसके पार्टी से चुना है, पार्टी द्वारा जिसको चुना गया है, को छोड़ दिया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष में शामिल होने को परित्याग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पार्टी बलिदान या पार्टी ये परित्याग की बात। अवरोधन क्या होता है? किसी भी सरकारी अधिकारी से किसी भी नीति या कार्यवाही को हटाने की मांग के लिए संसदीय प्रक्रिया को अंतर्मिता कहा जाता है या अवरोधन कहा जाता है। और बैठ जाओ का मतलब होता है अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक दे या दूसरे को बोलने को कह दे, तो इसको क्या कहते हैं, बैठ जाना या बैठ जाओ। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया है। ये व्याख्या में सब आपका क्लियर हो गया कि कौन सा विकल्प क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले में तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है कब? जब वह किसी मामले में तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, गलत रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। और यदि वह किसी मामले में तथ्यों को रोक देगा या बिगड़ा हुआ वर्णन करेगा तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है। सूचना नहीं दी और अनुपस्थित हो गया, कितने दिनों तक? अगर ऐसा वो 60 दिनों तक करता है, अनुच्छेद 101(4) में लिखा हुआ है कि संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल, संसद का जो नियम है वो 101(4) में है और जो विधानमंडल से संबंधित है वो 190(4) में है। दोनों 4 है, 101 190, याद करिए इसी समय। किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, यानी पूछा नहीं और अनुपस्थित हो गया। लेकिन 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान सदन जो है वो सत्र में ना हो, है ना, या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहे सदन, तो नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं तो पता चला कि वो सदन स्थगित था, सत्र में था ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं आए और आपने उनको कहा कि चलो खत्म सदस्यता, तो ये गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं, इसको ऐसा काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम यानी कि कितने दिनों में बैठक हो ही जानी चाहिए, तो ये 6 महीने अधिकतम होता है। 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85(1) में दिया हुआ है कि संसद का प्रत्येक सदन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक जो हो रही है, तो प्रत्येक सदन में ये जो गैपिंग है ये 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक वर्ष में 6 महीने यानी 12 महीने हुए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक होता है। आप इसको शेयर करिए उन लोगों तक, इस क्लास को उन सभी लोगों तक जो किसी भी एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएससी वालों के लिए तो ये रामबाण सीरीज है। एमपीपीसीएस की कोई तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब एग्जाम इससे कवर होते हैं और डेली प्रैक्टिस है। तो सब लोग इसको देखें जिससे कि तैयारी अच्छी हो। तो ये मैं आपसे अपील करता हूं कि इसको फैलाइए। अगला जो प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, वही प्रश्न देखिए घुमाकर पूछा गया है। तो 6 माह में एक बार होना चाहिए, तो इस तरीके से 2 बार कम से कम, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वैसे तो वो मेंबर है राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले रहा है, कौन ऐसा होता है?
अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है और वो मिनिस्टर है, मंत्री बन गया है, राज्यसभा का सदस्य है और बन गया मंत्री, तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में क्या दिया है, याद करिए, तुरंत याद करिए। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, और दूसरा है इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, और अगला है जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, और अगला दिया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। याद करिए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए, और इसका सही उत्तर है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। हम लाइव क्लास लेते हैं 1 से 3। हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया है, उसका एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। अलग अलग देखना है तो आप आईएएस प्रेप एकेडमी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास वहां पर मिल जाएगा। और ऐसे ही पॉलिटी भी चलेगी, अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, एक एक सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, तो आप उसको पढ़िए। ये सब प्रश्न आपको बड़े सरल लगेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिए। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण जो है वो 7वीं अनुसूची में है, और भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। तो चौथी अनुसूची पूछी जा रही थी, तो इसमें राज्यसभा के राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का जो आवंटन है राज्यसभा में, उसके बारे में बात की गई है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? किसके संबंध में? राज्य सूची के विषय में विधि बनाने, राज्य सूची। और ये जो प्रावधान है वो किस में दिया हुआ है? 115, 116, 226, 249, किस अनुच्छेद में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, उसके लिए उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो ये कौन करता है? ये सेवाओं की स्थापना का कार्य ये राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत, अनुच्छेद 249, ठीक है, और अनुच्छेद 312 ये अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून, अनुच्छेद 249 2/3 बहुमत, 249 हो गया, और 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी है, उसके संबंध में संकल्प पारित कर दे तो नियम बन सकता है राज्यसभा। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? कौन भंग करेगा? राज्यसभा भंग नहीं होती है, न राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भंग ही नहीं होती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन होगा ही नहीं। अनुच्छेद याद करिए, अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है, ये एक अस्थाई सदन है ना, तो अस्थाई सदन में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, 1/3 ये मेंबर, और प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहेंगे, सेवानिवृत्ति होती रहेगी। कार्यकाल 6 साल का होगा, लेकिन ये 1/3 ऐसे होते रहेंगे, कभी विघटित नहीं होगी, सदस्य उसमें बने रहेंगे। लोकसभा विघटित हो जाती है हर 5 साल पर। लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा होता है? सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित किसके द्वारा होता है? यह होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय है और लोकसभा अध्यक्ष उसका मालिक है, तो उसी के द्वारा नियंत्रित होता है। सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इतना पावरफुल होता है। कौन है इस समय? ओम बिरला। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं, तो उनकी सहायता से ये करते हैं। अगला जो प्रश्न है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? मान लीजिए कोई मुद्दा है और उसमें मत बराबर हो गया, 2 दलों का मत बराबर हो गया, पक्ष विपक्ष का,
तो इसमें जो निर्णायक मत है वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 99, 103, 100, 102, और ये कही गई है 100, अनुच्छेद जो 100 है, कंप्लीट 100, ध्यान रखिएगा। 101 में 101 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करेगा जब किसी विषय पर मतदान हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जो वोट है वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। परंतु 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमता मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं। अगर यहां पर पद से हटाने की बात हो रही है तब वो निर्णायक मत देने का है ना, उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमता मत दे देगा। लेकिन अगर उसी के खिलाफ पद से हटाने की बात हो रही तो निर्णायक मत की बात आएगी तो वो नहीं देगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, स्टेटमेंट 2 है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है। जोर दीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए, सोचिए इसको, और इसका पहला क्या सही है, चलिए देखते हैं। पहला तो गलत है, पद की शपथ ये लेता ही नहीं है। ये क्योंकि संसद का सदस्य होता है तो संसद सदस्य के नाते ये पहले ही जो शपथ ले चुका होता है वही इसकी शपथ होती है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो दूसरा तो सही है, लेकिन ये शपथ संसद के सदस्य के तौर पर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? कौन सी लोकसभा थी? वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन इनमें से कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यहां पर दिया 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं। तो इसमें 5वीं जो लोकसभा थी, इमरजेंसी कब लगी थी? 5वीं लोकसभा 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक इसने कार्य किया था। तो इसका कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष का था। करंट अफेयर के भी 10 प्रश्न हम रोज डिस्कस करते हैं इसमें। आप अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, रोज अपनी तैयारी को इनरिच करना चाहते हैं, तो आप फॉलो करिए इस प्रोग्राम को, आप पहुंचाइए इसको बहुत सारे लोगों तक, और दीजिए फ्री टेस्ट हर हफ्ते, और देखिए कि आपने जो तैयार किया है वास्तव में वो तैयार हुआ है या नहीं। बस इतना करना है, हफ्ते भर वीडियो आधे घंटे, 25 मिनट, 20 मिनट टाइम निकाल के देखना है, लोगों को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपकी तैयारी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, कैग यानी कि नियंत्रण में महालेखा परीक्षक, संसद या मंत्रिपरिषद? तो अभिभावक जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। संघ और राज्यों की लोक निधि जो होती है उसके सभी व्ययों की लेखा परीक्षा कौन करता है? यही करता है। लोक निधि का अभिभावक इसी कारण से इसको कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है इसको लोक निधि का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? आज का ये प्रश्न है, आपको बताना है इसका उत्तर। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको और आगे भी ऐसे करते रहेंगे, लेकिन आज का प्रश्न है कि कैग किस अनुच्छेद में? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ये अगला प्रश्न है। मान लीजिए कि विधेयक प्रस्तुत किया गया, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया, संसद पारित हो गया, तो क्या वो अधिनियम बन जाएगा? तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे देता। तो जब राष्ट्रपति सहमति देगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जब राष्ट्रपति सहमति दे देगा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध किए गए हैं कि यार राष्ट्रपति जब अनुमति देगा, जब अपनी सहमति प्रदान कर देगा, तभी वो अधिनियम बन पाएगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाता है। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। आपको बताना चाहता हूं अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च 1 मार्च से शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ है, हमारी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 टेस्ट, फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सीसैट का टेस्ट, करंट अफेयर का फुल कवरेज, टेस्ट का अलग पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग पीडीएफ, जो आपको चाहिए, फालतू पेजेस आपके बर्बाद नहीं होंगे, और केवल 499 रुपए में हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आप इसको, अगर आपकी रुचि है तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करके उससे आप इसको ले सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307281212 पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के
मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? तो शिवराज सिंह चौहान ने अभी होशंगाबाद का नाम बदलकर कहा है कि नर्मदापुरम रखेंगे। इन्होंने कहा कि ये एक हमलावर था, होशंग शाह, जिसने मालवा पर शासन किया था, उसी के नाम पर ये होशंगाबाद शहर का नाम है और इसका नाम बदला जाना चाहिए। नर्मदा जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्होंने इसका नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। नाम बदलने का प्रस्ताव उन्होंने केंद्र को भेज दिया है। भेजा मतलब भेजा जाएगा, भेजेंगे, क्योंकि ये पहले केंद्र को भेजना होता है, फिर केंद्र वहां से करके ही इसको जब ये प्रस्ताव मानेगा तभी हो पाएगा। तो ये होशंगाबाद है। हाल ही में कौन सा राज्य ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को पेश किया है? और ये बजट है उत्तर प्रदेश का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो बजट पेश किया था, वो जो बजट था वो भी पेपरलेस था और राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश ने किया है। सदस्यों को कैसे फिर दिया गया? सबको एक एक आईपैड दे दिया गया। आईपैड भी ये लोग पा गए और वो बजट की पूर्ण जानकारी उससे प्राप्त कर लिए। दो बड़ी स्क्रीन लगा दी गई, उस पर लोगों ने पढ़ लिया। 2021-22 का जो ये बजट प्रस्तुत किया गया, ये राज्य का पहला पेपरलेस बजट है और भारत में पहला राज्य है यूपी ऐसा करने वाला। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से ये एक ऐप बनाया गया और उसी पे बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, आप भी इसको कर सकते हैं। बजट पर एक क्लास हमारी होगी जल्दी ही, उसके क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन के फॉर्म में हम करेंगे। कौन सा राज्य वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये राज्य है कौन सा? केरल, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। ये राज्य है कर्नाटक। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य संस्थान मिलकर इसका आयोजन करने वाले हैं और इसका जो आयोजन होगा वो कर्नाटक में होगा। इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है? कर्नाटक में ये आयोजन किया जाएगा और ये दूसरा खेलो इंडिया गेम है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ? तो यह है राहुल खुल्लर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1975 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं। 23 फरवरी को इनका निधन हुआ है और ट्राई के ये पूर्व चेयरमैन हैं। जो दिवंगत लोग होते हैं उन पर जो प्रश्न बनते हैं ये बन सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी अभी इसलिए चर्चा में आए हैं क्योंकि इन्होंने ओबीसी की लगभग 4 श्रेणियों के पक्ष में अभी बात की है और न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के द्वारा जो जुलाई 2020 में रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो उसमें 2020 में जो सौंपी गई नहीं है, ये सौंपी जानी है। तो ये जो सौंपी जानी रिपोर्ट, मतलब ये जो गठन किया गया है, इसमें ये जो 4 कैटेगरी उपवर्गीकरण जो किया गया है उसको ये मान रहे हैं कि वो सही है। इस कारण से चर्चा में आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371 एफ के तहत किस बैंक को लाने की बात की है? आरबीआई लेके आया है अनुच्छेद 371 एफ के तहत। कौन सा बैंक है? पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बॉब, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। यहां पर दिया ही नहीं है क्या? नहीं, स्टेट ऑफ एसबीआई नहीं दिया है, ये एसबीएस दिया था, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। तो यही सही है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और राज्य के स्वामित्व वाला ये बैंक सिक्किम की राज्य सरकार के लिए राजकोष संचालन प्रदान करता है। अभी आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे में लाने की बात की है, आरबीआई ले आया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जलमग्न सुरंग किस वर्ष शुरू होगी? मुंबई में बनने वाली यह सुरंग 2023 में शुरू हो जाएगी। जो सीमावर्ती सड़क परियोजना, तटीय सड़क परियोजना है, उसका यह हिस्सा है। भारत की यह पहली जलमग्न रोड टनल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी, नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। सीबेट के नीचे 20 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी। 2798.44 करोड़ रुपए लागत है इसकी। 2023 में शुरू हो गई, मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? 2019 में सऊदी अरबिया ने महिलाओं को सेना में शामिल करने की मंजूरी दी थी। अब सऊदी अरबिया इनको सशस्त्र बलों में शामिल करने की मंजूरी दे रहा है, आर्म फोर्स में। तो ये देश है सऊदी अरबिया। काला नमक चावल या बुद्ध चावल जो हाल ही में खबरों में था, किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है।
जितने भी सुगंधित चावल भारत में होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन सुगंधित चावल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं काला नमक चावल है, या इसको बुद्ध चावल कहा जाता है। बुद्ध चावल कहे जाने का कारण है सिद्धार्थ नगर जिले में इसका उत्पादन होना, और सिद्धार्थ नगर जिले का जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो काला नमक चावल है। भारत अभी या उत्तर प्रदेश सरकार इसको सिंगापुर को निर्यात करने की बात कर रहा है। 20 टन चावल ये भेजा जाएगा। इससे जो उत्तर प्रदेश का कृषि निर्यात है उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? और यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो खजुराहो है, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वहां पर की गई है। इस बार इंपॉर्टेंट यह है कि इस महोत्सव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति मिलने के पश्चात 44 वर्षों के बाद मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 1975 में ये मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसको फिर रोक लगा दी गई थी एएसआई के द्वारा 1976 में कि ये परिसर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मारक और मूर्तियों को नष्ट करने की घटनाओं को प्रकाश में लाते हुए इन्होंने कहा कि यह गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो मंदिर परिसर में नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाके इसको अनुमति दी गई कि हाँ चलो कर लो मंदिर परिसर में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का डेली 30 के तहत जो हम रिवीजन कार्यक्रम करते हैं, और ये हमारा जो जीएस का प्रोग्राम है करंट अफेयर के साथ। आप इसको खूब शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक करिए। कल फिर मिलेंगे 8 बजे नए किसी टॉपिक के साथ, और कल का जो टॉपिक होता है वो होगा भूगोल का। तो भूगोल का एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।